हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर हुए आप लोग को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आए होंगे। और यदि कोई डाउट होता है दोस्तों आपके पास दोस्तों, तो आप लोग हमें मैसेज किया करें, आप लोग हमें कमेंट किया करें, है ना। और किसी भी तरह का कैरियर काउंसलिंग अगर आप नए हैं इस फील्ड में, या फिर आगे जो है आप एमएससी करना चाहते हैं, आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए जो है हमसे जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का जो लेक्चर है हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक होने वाला है एडिमा। टॉपिक का नाम जो है दोस्तों वो होने वाला है एडिमा। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे डायरेक्टली कंसर्न रखते हैं, उनका ये कहना था कि सर माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी से भी जो है वो टॉपिक पे वीडियो बनने चाहिए, ताकि कई बच्चे जो हैं वो अभी बीएससी कर रहे हैं और कई बच्चे जो हैं वो एमएससी कर रहे हैं, तो उनको जो है ये चीज़ें समझने में, चाहे क्लिनिकली हो या फिर उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ये चीज़ें जो है वो समझने में आसानी हो। और साथ ही अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, पीजीआई, केजीएमयू, बीटीएससी, तो उनको भी ये टॉपिक जो है वो रिलेटिव ही होगा। वो जो एडिमा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोफिजियोलॉजी और पेशेंट का मैनेजमेंट। पैथोफिजियोलॉजी से लेके पेशेंट का मैनेजमेंट। तो एडिमा है क्या दोस्तों? तो एडिमा क्या होता है दोस्तों कि जब भी हमारे ब्लड वेसल्स में, आप जानते हो कि ब्लड होता है और वही ब्लड हमारे टिश्यू तक जाता है, लेकिन किसी कारणवश जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है हमारे ब्लड वेसल्स का, हमारे ब्लड का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो घट जाता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण जो है वो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में और हमारे जो टिश्यूज हैं उनके पास जो ब्लड का एक्सचेंज होता है उनमें जो है बैलेंस नहीं बन पाता है, और उस कारण से जो है वो ब्लड वेसल से निकल के जो है ब्लड या फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है टिश्यू के पास या इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जिसके कारण जो है पेशेंट को स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है, पेन का सामना करना पड़ता है, लंबे समय के बाद इन्फेक्शन के वजह से भी जो है एडिमा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो इनमें डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? तो एडिमा का लेक्चर आज पैथोफिजियोलॉजी से लेके पेशेंट मैनेजमेंट तक, मतलब पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीमोस्टैटिक बैलेंस और इंटरस्टिशियल फ्लडिंग है, क्या है दोस्तों? यहाँ पे होम्योस्टेसिस नहीं है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बैलेंस और इंटरस्टिशियल फ्लडिंग जो है उसके वजह से क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि जब एडिमा कब होगा, तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो घट जाएगा। तो ऑनकोटिक प्रेशर कैसे घटेगा? तो ऑनकोटिक प्रेशर को बैलेंस कौन करता है? तो ऑनकोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमारे ब्लड के ऑनकोटिक प्रेशर को जो है वो नॉर्मल बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन जब घटना शुरू हो जाता है, इनमें डिक्रीजेस अवस्था में आ जाते हैं, तब क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, घट जाता है, और पेशेंट को जो है एडिमा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन दे रखा है, एडिमा is the abnormal accumulation of fluid in the interstitial space of the tissue and body cavities leading to swelling। और ये क्या कराता है? स्वेलिंग को लीड करता है। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी हो रहा है, टिश्यू के पास हो रहा है, या फिर बॉडी के किसी कैविटी में हो रहा है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि एब्डोमिनल कैविटी में एडिमा हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ क्रेनियल कैविटी में एडिमा हो रहा है, मैं बोलूँ किसी और बॉडी के कैविटी में जो है एडिमा हो रहा है,
इन सब का जिक्र हम लोग वीडियो में जो है एक एक करके करेंगे। अब कर रहे हैं इन हेल्दी स्टेट और हेल्दी पर्सन की बात करें तो फ्लूइड मूव सिमलेसली बिटवीन ब्लड वेसल्स टू टिश्यू। लेकिन जब नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो हमारा क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बैलेंस है, ऑनकोटिक प्रेशर बैलेंस है। तो टिश्यू का जो मूवमेंट होता है, सॉरी, जो ब्लड का मूवमेंट होता है ब्लड वेसल से टिश्यू के पास, वो इजिली तरीके से होता है और किसी तरह का टिश्यू के पास एक्यूमुलेशन नहीं होता है फ्लूइड का, ठीक है, जिससे पेशेंट जो है वो एडिमा से बच जाता है। नेक्स्ट है एडिमा अकर्स व्हेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन आउटवर्ड प्रेशर एंड इनवर्ड ऑस्मोटिक पुल इज क्रिटिकली डिस्टर्ब। जो मैंने बतलाया कि जो पेशेंट के ब्लड वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो अगर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या किसी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, किसी तरह से ये डिक्रीज हो रहा है, तो हमें या हमारे पेशेंट को जो है एडिमा का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द कैपिलरी लीकेज मॉडल। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें समझना पड़ेगा, कुछ टर्म्स है वो समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये क्या प्रेशर है, हाइड्रो मतलब वाटर, और कहीं भी वाटर का एक्युमुलेशन हो रहा है और उससे जनित जो प्रेशर है उसके द्वारा वाटर के एक्युमुलेशन है, उधर कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अगर हम कैपिलरी का या किसी भी ब्लड वेसल्स का बात करें, उधर क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड में क्या है, पानी है ना। नॉर्मल जो प्लाज्मा है या जो प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दे तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है, वाटर भी है। तो वो वाटर के चलते क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स जो जनरेट होता है, एक नॉर्मल जो फोर्स इकट्ठा होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। तो फोर्सेज फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, या इसको बोलते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, COP, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। पुल फ्लूइड बैक इनटू द कैपिलरीज ड्राइवन बाय प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है, कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो ये क्या है दोस्तों, तो कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल गेटवे कंट्रोलिंग द लीकेज रेट ऑफ फ्लूइड। जो भी हमारा कैपिलरी है ना, सबसे छोटा टीनी ब्लड वेसल्स माने जाते हैं कैपिलरीज, है ना। पहला तो आर्टरी हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका वेन, है ना, नेक्स्ट हो गया आपका कैपिलरी। तो कैपिलरी का जो परमिएबिलिटी है वो अगर बरकरार रहे तो जो भी फ्लूइड बाहर जा रहे हैं वो उसी रेट से जो है अंदर आ जाएंगे, तो किसी तरह का बाहर में फ्लूइड एक्युमुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, आपको पता है, और लिम्फ वेसल्स में भी क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है रन करता है, क्या करता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है रन करता है। तो इनके वजह से भी एडिमा जनरेट हो सकता है, कैसे, इसको भी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कह रहा है द सेकेंडरी प्लम्बिंग सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये भी क्या हेल्प करता है, तो जो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको निकाल बाहर करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जब एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा तो टिश्यूज के पास जाके क्या होगा, एक्युमुलेट होगा और पेशेंट को एडिमा का सामना करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलेगा देयर आर द 5 ड्राइवर्स ऑफ फ्लूइड डिसरेगुलेशन। तो कौन कौन से ये ड्राइवर्स हैं जो फ्लूइड को डिसरेगुलेट होने से जो है वो क्या करते हैं, बचाते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने बताया था आपको कि इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, क्या देखने को मिला, तो ये भी फ्लूइड को पुश करेगा ब्लड वेसल्स के बाहर जाने के लिए। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, एक्सेस आउटवर्ड फोर्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स, और फ्लूइड बड़ी तेजी से जो है ब्लड वेसल्स से बाहर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा, फिर एक्युमुलेशन जनरेट होगा और एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म नंबर 2। इसमें क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा का जो है ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया, और इसके वजह से भी क्या होगा, लॉस ऑफ इनवर्ड पुल, मतलब अंदर जो थाम के रखने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जिसकी वजह से आपको एडिमा देखने को मिलेगा। तो
यहाँ एक और कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों कि कैसे जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये थाम के रखते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और अदर जो फ्लूइड है वो क्या है, सॉल्वेंट। और ये मिल के जो है, मैं यहाँ प्लस का साइन ऐड कर देता हूँ, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन को आप बोल रहे हो ब्लड, ठीक है। यानी अगर ब्लड को रॉ वे में आप देखते हो तो इसमें क्या है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आपका क्या है, और प्लेटलेट्स। अदर क्या है, तो प्लाज्मा के एस्पेक्ट में देखते हो, ये तो सेलुलर प्रोटीन हो गया, ये हो गया सेलुलर, ये जो सेलुलर क्वांटिटी हो गया जो ब्लड का। और अदर जो प्लाज्मा प्रोटीन देखते हो इसमें जो जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, है ना, या फिर एल्बुमिन हो गया या ग्लोबुलिन हो गया, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, एल्बुमिन का है। किसका है, एल्बुमिन का है। कितना, तो लगभग 80%। ठीक है दोस्तों। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन भी क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनवर्ड पूल जो होगा वो नहीं होगा, और ब्लड जो है बाहर, जो भी फ्लूइड होंगे वो बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन मैकेनिज्म इज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो स्ट्रक्चरल बैरियर कंप्रोमाइज फ्रॉम द इन्फ्लामेशन और इंजरी। तो जो भी कैपिलरी का स्ट्रक्चर है वो कंप्रोमाइज हो जा रहा है, किसके वजह से, तो इन्फ्लामेशन या इंजरी की वजह से, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, एडिमा जो है देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट वन मैकेनिज्म नंबर 4 इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो लिम्फेटिक जो फ्लूइड था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो उसमें लिम्फेटिक जो चैनल था उसमें क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो फ्लूइड है वो बाहर जा नहीं रहा है, यानी फ्लूइड का जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज सिस्टम ही जाम हो गया है, यानी एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा और फिर क्या होगा, एडिमा जनरेट होगा। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म नंबर 5 सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। एक्सेसिव सोडियम जब बॉडी में रहेगा तो वो क्या कराएगा, एक्सेसिव वाटर रिटेन कराएगा, एक्सेसिव वाटर रिटेन कराएगा। ठीक है, एक्सेसिव वाटर रिटेन कराएगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, यानी उसको हम बोलेंगे कि सिस्टेमिक वॉल्यूम ओवरलोड होगा, फोर्सिंग फ्लूइड आउट। और जिसके वजह से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो उसे बाहर करेगा, और जिसके फलस्वरूप जो है हमें एक्युमुलेशन और एडिमा देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल इटियोलॉजी मैप। जो देखें, मतलब जो कॉजिंग मैप है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, तो इसका मैप देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फर्स्ट वन था। इसमें क्या हो सकता है, क्यों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसका एक कारण है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेकेंड वन इज वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड वन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब कर रहे हैं डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, तो लीवर डिजीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीवर के पास ही जिम्मेदारी होती है क्या, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की। क्या करने का, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन होगा वो घट जाएगा, है ना, क्योंकि एल्बुमिन ही घट जाएगा, एल्बुमिन ही घट जाएगा, एल्बुमिन प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो दोस्तों किसी को भी माल न्यूट्रिशन, जिसको कुपोषण कहते हैं, हम क्या कहते हैं हिंदी में, कुपोषण। कुपोषण जिसको होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, तो सबसे बड़ी डिफिशियंसी उसमें क्या देखने को मिलेगी, प्रोटीन की, प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो उसके वजह से भी ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किसी तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी में कोई डिजीज है, किडनी का सिंड्रोम है, तो उसके वजह से भी क्या हो जाएगा, प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन्यूरिया। पेशेंट के यूरिन में जो है प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाएगा यूरिन के थ्रू, जिसके वजह से भी ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है इंक्रीज परमिएबिलिटी, जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया। वो किस वजह से होगा? तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, बर्न की वजह से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है और सेप्सिस की वजह से। बर्न में दोस्तों आप क्या करते हो, जैसे कहीं पे बर्न हो गया कोई साइड पे, आप देखते हो तुरंत ही फफोले बन जाते हैं, है ना, उसमें वाटर कहाँ से आके एक्युमुलेट हो जाता है। तो ये रिजल्ट है किसका? कैपिलरी परमिएबिलिटी का ही रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फलेरिया, फलेरियसिस आपने हाथी पांव देखा होगा, ठीक है, और सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, तो किडनी फेलियर या फिर हार्मोनल डिजॉर्डर या फिर एक्सेसिव आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक नोट दिया गया है, वो क्या है? तो फिजियोलॉजिकल स्टेट लाइक प्रेगनेंसी एंड पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लामेशन आल्सो कॉमनली प्रेसिपिटेट दिस ड्राइवर्स। मतलब जो हमारा प्रेगनेंसी का कंडीशन है, ठीक है, और पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लामेशन का जो कंडीशन है, ये भी क्या करा सकता है? इनमें से किसी को ट्रिगर कर सकता है। आइदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा दे, आइदर जो है ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज कर दे, आइदर इंक्रीज कर दे परमिएबिलिटी को, आइदर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करा दे या फिर सोडियम रिटेंशन करा दे। द नेक्स्ट वन इज द एडिमा टेक्सोनॉमी या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। तो एडिमा के टाइप्स एक तरीके से देखें कि कितने तरह के एडिमा होते हैं, तो हमें दो तरह के एडिमा मोस्टली देखने को मिलते हैं, एक लोकलाइज एडिमा और एक जनरलाइज एडिमा, जिसको एना सर्का भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसको हम अगले मतलब किसी और टॉपिक में एना सर्का को डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि लोकलाइज एडिमा क्या होता है और जनरलाइज एडिमा क्या होता है। तो लोकलाइज एडिमा में हमें देखने को मिलेगा कि फ्लूइड एक्युमुलेशन रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एनाटॉमिकल, मतलब पैर में है तो इसी पैर में जो है हमें यहाँ पे इस लोकल पॉइंट पे ही हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। ड्रिवन बाई लोकल इंजरी, हो सकता है लोकल इंजरी की वजह से हो, यहाँ पे बर्न हो गया हो, यहाँ पे ट्रमा हो गया हो, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या फिर फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन मतलब पर्टिकुलर साइट पे इन्फेक्शन हो, या ब्रेन ट्रमा हो, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल एंकल स्वेलिंग पोस्ट इंजरी, मतलब इंजरी हुआ उसके फलस्वरूप जो है एंकल में स्वेलिंग हमें देखने को मिल रहा। नेक्स्ट है जनरलाइज एडिमा, जिसको एना सर्का भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? तो ये सिस्टेमिक या बॉडी वाइड फ्लूइड एक्युमुलेशन है, मतलब पूरे बॉडी में ही आपको एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ड्रिवन बाय मेजर ऑर्गन फेलियर, ये आइदर किडनी फेलियर का ये सिंबल हो सकता है, या जो लिवर फेलियर का हो सकता है ना, या फिर सिस्टेमिक डेफिसिट के वजह से हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर की वजह हो, किडनी डिजीज की वजह से हो, या सीवियर माल न्यूट्रिशन की वजह से हो। तो जनरलाइज में हमें पूरे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और लोकल में हमें किसी भी लोकल पॉइंट जहाँ इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, या फिर कोई और कॉज हो, जहाँ पे हमें क्या एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।